Alpine Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. नमस्कार बच्चों, आज हम एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तोड़ती पत्थर। कोविड महामारी की वजह से हम आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक छोटा सा प्रयास हमने आपके पास पहुंचने के लिए किया है। अभिव्यक्ति भाग 2 की यह कविता है तोड़ती पत्थर, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो बच्चों, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का हम डटकर सामना करते हैं और हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं की जा सकती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमेशा हमारे जीवन में जो भी समस्याएं उभर कर आती हैं, हम उनका डटकर सामना करते हैं और हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इस कविता में एक ऐसी महिला है, उसका जीवन भी बहुत सारी विषमता से, बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी जो अभावों से भरा हुआ है, लेकिन वो अपने जीवन में हार नहीं मानती हैं। वो अपने जीवन में आगे बढ़ती रहती हैं, अपने जीवन में कठिन परिश्रम, पूरी लगन के साथ जो है आई हुई हर एक कठिन स्थिति का सामना करती रहती हैं। इतने अभाव, इतनी विषमताएं, इतने दुख, इतने दारिद्र, इतने गरीबी होने के बावजूद भी यह महिला जो है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए पसीना बहाती हैं। या आप देख रहे होंगे चित्र कि एक औरत जो है वो सिलाई करती है कि नहीं, एक जो बहुत यानी कि बहुत सारी जो औरत जो है यानी तरह तरह के काम कर रही हैं। तो ये क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्होंने सोचा है, उन्होंने जो है यानी कि यह सोचा है कि पूरे बल के साथ, साहस के साथ जो है वो काम करेगी और 2 वक्त की रोटी वो हासिल करेगी। इस प्रकार से इस कविता की जो महिला हैं वो भी 2 वक्त की रोटी प्राप्त करने के लिए पत्थर तोड़ने का काम करती हैं। तो कविता का नाम है तोड़ती पत्थर। कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलो कविता पर आने से पूर्व कवि के जीवन परिचय को जानते हैं। नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उपनाम आधुनिक काल का गोरखनाथ, महाप्राण आदि। उनका जन्म 11 फरवरी 1896 बंगाल प्रांत के मेदिनी जिले में हुआ। पिता का नाम पंडित रामसहाय त्रिपाठी था, पत्नी का नाम मनोहरा देवी। उनकी मृत्यु 15 अगस्त 1961 को इलाहाबाद में हुई। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बचपन में माता का देहांत हो गया। किशोरावस्था में पहुंचते ही पिता ने साथ छोड़ दिया। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली, उसमें न सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी का बल्कि चाचा, भाई और भाभी का देहांत भी हो गया। उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्षों में बीता। निराला जी ने अपने जीवन के अभावों को अपनी कविता की ताकत बनाया। उनकी प्रमुख रचनाओं पर नजर डालते हैं। कविता संग्रह परिमल, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, जन्मभूमि, राम की शक्ति पूजा आदि। उन्होंने जो उपन्यास लिखे उनमें है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चमेली, काले कारनामे आदि। उनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह प्रबंध परिचय, बंग भाषा का उच्चारण, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संघर्ष। उनके द्वारा किए गए अनुवाद आनंद मठ, विश्व विकर्ष, कृष्णकांत कावेल, कपाल कुंडल आदि। उनके द्वारा लिखे गए रेखाचित्र कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया। उनके द्वारा लिखे गए नाटक शकुंतला, यह उनका अनुदित नाटक है। उनके द्वारा लिखी गई जीवनी राणा प्रताप, भीम प्रहलाद।
निराला जी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानते हैं। हिंदी कवि का छायावादी दौर का परिचय उनके नाम के बिना पूरा नहीं होता। प्रारंभ में वे बंगाल भाषा में लिखते थे और बाद में पत्नी मनोहरा के कहने पर हिंदी में लिखना शुरू किया। उनकी कविताएं बोलते चित्र हैं। निराला जी स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। निराला ने अपनी कविता से देश और समाज को जागरूक किया। उन्होंने दीनहीन, निर्धन वर्ग, किसानों तथा मजदूरों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है तथा शोषकों और पूंजीपतियों को कड़ी फटकार लगाई है। निराला बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे। छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी ने महाप्राण निराला के बारे में कहा था कि वो हिंदी को ईश्वर की देन है। चलो अभी हम आते हैं हमारी कविता तोड़ती पत्थर पर। तोड़ती पत्थर इस कविता का रचनाकाल 1935 माना जाता है। यह कविता निराला जी लिखित अनामिका इस संग्रह में संकलित है। 1937 में सुधा नामक मासिक पत्रिका में यह कविता प्रकाशित हुई। कविता की भाषा बहुत ही सरल है। यह एक प्रगतिवादी कविता है। इस कविता में कवि ने पत्थर तोड़ने वाली श्रमिक महिला की भावनाओं को जो है चित्रित किया है। एक पत्थर तोड़ने वाली औरत के माध्यम से शोषित समाज के जीवन की विषमताओं का वर्णन किया है। श्रमिक वर्ग की महिला कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने का काम कर रही हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। इस कविता में एक और शोषक वर्ग है। शोषक वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग, और दूसरी और जो है शोषित वर्ग यानी किसान, मजदूर, श्रमिक वर्ग। शोषक वर्ग शोषित वर्ग का खून चूसते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, जुल्म उठाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं और खुद जो है ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी ओर जो श्रमिक वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जो है खून पसीना बहाते हैं। वो आज का दिन किस प्रकार से उनका बीत जाएगा इसके बारे में ही सोचते रहते हैं, कल के बारे में नहीं सोचते हैं। कड़ी मेहनत करते हैं, पूरी लगन के साथ जो है वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं और 2 वक्त की रोटी हासिल करते हैं। यहाँ जो चित्र मैंने दिखाया है वो निराला द्वारा हस्तलिखित कविता है तोड़ती पत्थर। तो अभी कविता पर आते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। शब्दार्थ पथ यानी रास्ता। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इस कविता के माध्यम से निराला जी एक श्रमिक महिला की वेदना को, उसकी भावनाओं का जो है मार्मिक चित्रण करते हैं। कवि इलाहाबाद के सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते के एक कोने में एक औरत जो है पत्थर तोड़ने का काम कर रही हैं। वो ये काम क्यों कर रही हैं? क्योंकि उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी प्राप्त करनी है, अपने घर गृहस्थी का पेट पालना है, उसे अपनी घर गृहस्थी संभालनी है। इसलिए वो कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने का काम कर रही हैं, पूरी लगन के साथ मेहनत कर रही हैं ताकि 2 वक्त की रोटी उसे हासिल हो सके। अगला काव्यांश। कोई न छायादार पेड़ पर वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, शामतन बरबंदा यौवन नत नयन प्रिय कर्म। तो जहाँ पर वो काम कर रही है वहाँ उसे छाँव देने वाला एक भी वृक्ष नहीं है। अगर वो सोचती भी है कि 2 मिनट यानी अगर कड़ी धूप में वो सोचती है कि कहीं जाकर बैठूं तो वहाँ उसे छाँव देने वाला एक भी वृक्ष नहीं है। यह जो युवती है, स्त्री है, श्रमिक महिला है, नौजवान है, यौवन से परिपूर्ण है। कड़ी धूप में काम करने की वजह से उसका शरीर सांवला हो गया है। अपनी आँखों को झुकाकर जो काम वो कर रही है उस काम को प्रिय मानते हुए वो
अपना कर्तव्य निभा रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। पत्थर तोड़ने का जो कार्य है उस कार्य को उसने जो है स्वीकार किया है और वो पत्थर तोड़ रही हैं। इसमें दो शब्दार्थ, छायादार यानी छाव देने वाला, शामतन यानी सावला शरीर। आगे अगला काव्यांश, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्ठालिका प्राकार। शब्दार्थ, गुरु यानी बारी या बड़ा, मालिका यानी कतार, अट्टालिका यानी भवन, प्राकार यानी चार दीवारी। यह महिला गुरु हथौड़े से पत्थरों पर वार कर रही हैं। जब वो पत्थरों पर वार करती हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वो पूंजीपति व्यवस्था पर वार कर रही हैं, पूंजीपति लोगों की सभ्यता पर वार कर रही हैं। जहाँ पर वो काम कर रही हैं, पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही हैं, उसके सामने ही पूंजीपति लोगों के बड़े बड़े महलें हैं, भवन हैं, इमारतें हैं और उनकी हिफाजत के लिए बनाई हुई प्राकार हैं, चार दीवारें हैं। यहाँ जो मालिका, अट्टालिका, प्राकार, यह क्या है? यह प्रतीकात्मक रूप में लिए गए शब्द हैं जो पूंजीपति लोगों की स्थिति को दर्शाते हैं, उनकी जीवन शैली को दर्शाते हैं। ये लोग पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं वो श्रमिकों का खून चूसते हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं और खुद आलीशान महलों में रहते हैं, ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। उनको किसी की फिक्र नहीं है, पड़ी नहीं है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे लोगों पर जो है इस श्रमिक युवा नारी के माध्यम से कवि जो है तीखा प्रहार करते हैं, व्यंग करते हैं, उनका विद्रोह करते हैं, उनकी इस विचारधारा का जो है विरोध करते हैं। अगला काव्यांश, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। शब्दार्थ, दीवा यानी दिन, तमतमाता यानी तप्त और लू यानी गर्म हवा। तो इस काव्यांश में कवि ने दिन का मानवीकरण किया है। तो सुबह सुबह जो है वो औरत काम पर आई थी। तो सुबह आपको पता होगा कि सुबह जो सूरज की किरणें बहुत ही कोमल होती हैं और जैसे जैसे दिन ढलता है, आगे बढ़ता है, समय बीतता है तो सूरज की किरणें प्रखर होती जाती हैं। तो अभी 12 बज गए हैं, दोपहर का समय है और वातावरण बहुत ही तप्त बन गया है। दिन का रूप जो है तमतमाता नजर आ रहा है, सारा वातावरण जो है गर्म बन गया है और असह्य हो गया है। लेकिन फिर भी यह श्रमिक महिला काम कर रही हैं, पत्थर तोड़ने का काम कर रही हैं। वो रुकती नहीं है, आराम करने के लिए, विश्रांति लेने के लिए रुकती नहीं है, वो लगातार जो है पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही हैं। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। लू जो है गर्म हवा चल रही है, हवा भी जो है गर्म लग रही है क्योंकि पूरा वातावरण ही गर्म हो गया है सूरज की प्रखर किरणों की वजह से। यह धरती, यह धरा, यह भू भी जल रही है, कपास के भांति यह धरती भी जल रही है और गर्द चिंगी छा गई और दोपहर के समय धूल के कण भी छा गए हैं। ऐसी स्थिति में जो असह्य बनती जा रही है गर्मी की वजह से, ऐसी स्थिति में यह श्रमिक युवा नारी पत्थर तोड़ने का काम कर रही हैं। उसका एक ही मकसद है कि किसी भी हालत में उसे 2 वक्त की रोटी प्राप्त करनी है और अपने मकसद तक पहुंचने के लिए वो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना उसे क्यों करना पड़े, वो हमेशा तैयार हैं। वो गर्मी का सामना करने के लिए तैयार हैं, वो कठिन स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है, वो अपने जीवन में आई हुई हर एक समस्या का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगला काव्यांश, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा
छिन्न तार देखकर कोई नहीं। तो देखती हैं कि कोई तो उसकी तरफ देख रहा है, तो कवि उसकी तरफ देख रही थी। तो कवि को उसकी तरफ देखते हुए वो देखती हैं और वो जो काम कर रही थी उस काम में जो है बाधा उत्पन्न हो जाती हैं। लगातार जो है उसने अपने मन को जो है उस काम में मग्न किया था, उसके मन के तार टूट जाते हैं कवि को देखने के बाद में वो चारों तरफ नज़र दौड़ाती हैं तो उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ कवि को छोड़कर। कवि को देखती है और उन भवनों को देखते हैं और वो कुछ नहीं कहती हैं, मौन है। अपने जीवन में आई हुई हर एक स्थिति का मुकाबला करने के लिए वो तैयार हैं। वो पराभवित नहीं हुई हैं। वो जानती है कि हमारे जीवन में समस्याओं का जो है आगमन एक के बाद एक होता ही रहेगा। ये मिटने वाली नहीं है, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं है, इनका हमें डरकर सामना करना है। वो रो नहीं रही हैं, वो डरकर सामना करने के लिए तैयार हैं। देखा मुझ उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा स सितार सुनी मैंने वह नहीं ज्योति सुनी झनकार। तो रो नहीं रही है, वो एक दृढ़ इच्छा के साथ, शक्ति के साथ, पूरे बल के साथ अपने जीवन में आई हुई समस्या का सामना करने के लिए तैयार है। वो किसी को गिड़गिड़ा कर नहीं बता रही है कि हाँ मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं, मेरा जीवन जो इन सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, ये मेरे जीवन में अभाव है, किसी को नहीं बता रही हैं। अपने जीवन के अभावों को अपने दिल में दफना कर वो जो है अपने जीवन का सफ़र वो चल रही हैं। कठिन परिस्थितियों का सामना वो कर रही हैं। लेकिन जब कवि ने उसके चेहरे को देखा तो कवि ने उसके मन की भावनाओं को जो है ताड़ लिया। कवि जान गए कि उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे अभाव है, बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का वो सामना कर रही हैं, लेकिन किसी को बता नहीं रही है, किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं कर रही हैं। सजीले सितार के सजीले तार से भी ऐसी झनकार, ऐसी आवाज़ कवि ने कभी नहीं सुनी थी जो कवि ने उस श्रमिक महिला के चेहरे को देखकर उसकी पीड़ा को सुना था, समझा था, जाना था। कवि ने जब उसके चेहरे को देखा तो कवि उसके मन की भावनाओं को जान गए, उसके जीवन की पीड़ा को, यातना को जो है कवि जान जाते हैं। यहाँ एक शब्दार्थ है झनकार। झनकार यानी झनझन की आवाज़। अगला काव्यांश। एक क्षण के बाद वह कापी सुगर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहाँ मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। शब्दार्थ। सुघर यानी कार्य में कुशल, ढुलकना यानी गिरना या टपकना, सिकर यानी पसीने की बूंदी। तो अचानक जो है एक क्षण के लिए वो काँप उठती हैं। जब वो काँप उठती हैं तो धूप की वजह से उसके शरीर पर जो पसीने की बूंदें इकट्ठा हुई थी वो ज़मीन पर गिर जाती हैं। वो अपने जीवन के यथार्थ से वाकिफ हो जाती हैं और बाद में जिस गुरु हथौड़े से वो पत्थरों पर वार कर रही थी उस गुरु हथौड़े को अपने हाथ में उठाती हैं और पत्थरों पर वार करती हैं। फिर से अपने पत्थर तोड़ने के कार्य में लीन हो जाती हैं, मग्न हो जाती हैं, स्वीकार करती हैं सारी स्थितियों को, सारी जीवन के यथार्थ को, वास्तविकता को स्वीकार करती हैं और अपना काम कर रही हैं। और आखिरकार कवि से कहती हैं मैं तोड़ती पत्थर। मैं तोड़ती पत्थर, यहाँ उसका कहना यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि मानो पत्थर तोड़ने का अधिकार हमें है, महल बनाने का अधिकार पूंजीपति वर्ग को है और बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े भवनों में, इमारतों में, आलीशान
बंगलों में रहने का अधिकार सिर्फ पूंजीपति वर्ग को है, शोषक वर्ग को है। तो यहाँ कर आपकी कविता खत्म हो जाती है। धन्यवाद बच्चों, एक छोटा सा प्रयास था और मैं मानती हूँ कि यह जो भी मैंने स्पष्टीकरण दिया है इस कविता का वो आपकी समझ में आया होगा। तो अभी विदा लेने का समय आ गया है। धन्यवाद। Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।